नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, हम देख रहे थे कक्षा 11 के अंतर्गत NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 5th चैप्टर चल रहा था, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए। इस चैप्टर के हमने दो नियम देख लिए थे। गति का प्रथम नियम हमने देख लिया था, उसका वीडियो आपने देखा होगा। उसके ठीक बाद में हमने गति के द्वितीय नियम का वीडियो बनाया है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे गति का तृतीय नियम क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर देखेंगे, इसको सुस्पष्ट यहां पर करने वाले हैं। गति का जो तीसरा नियम है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। हम आपको इस नियम का जो नाम पड़ा है, दूसरा नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। ये इस नियम का नाम क्यों पड़ा ये भी हम यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। क्रिया यहां पर किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर, पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल होता है, तब उसके तत्पश्चात दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर भी एक बल लगाती है, जिसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो क्रिया यहां पर पहली एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल होता है। प्रतिक्रिया जब पहली वस्तु दूसरी पर बल लगाती है तो तुरंत उसी समय ही दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर भी एक बल लगाती है, इसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल ही होते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, इस नियम का जो स्टेटमेंट है क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है दोस्तों क्या है, सुन लेंगे कि किसी प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, कि प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये इसका स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इसमें है क्या दोस्तों, जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उस बल को हम कहते हैं क्रिया, और जब दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है तो उसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर देखेंगे कि पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है, तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाता है। कि पहली के द्वारा दूसरी पर लगाया गया बल तो क्रिया कहलाएगा, दूसरी के द्वारा पहली पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाता है दोस्तों, प्रतिक्रिया कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहां से क्रिया प्रतिक्रिया जो बल है, नियम है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहां पर और देखेंगे कि पहली वस्तु के द्वारा दूसरी पर और दूसरी वस्तु के द्वारा पहली पर बल लगता है, समान परिमाण का लगता है और विपरीत दिशा में लगता है। तो यहां पर ये तो इसका स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि देखिए दोस्तों, यदि मैं यहां पर F12 का मतलब है दूसरी के द्वारा पहली पर लगाया गया बल, F21 ये है पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल। तो देखिए ये जो बल है वो है दूसरी वस्तु के द्वारा पहली पर लगाया गया बल, दूसरी वस्तु के द्वारा पहली पर लगाया गया बल, पहली वस्तु पर
लगाया गया बल, कि दूसरी वस्तु पहली पर बल लगाती है तो उसको F12 वेक्टर से हमने लिखा है, और यह है पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल। ये हमने 1 2 इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं। देखो नीचे यदि कोई सिंबल लगाते तो उसको सबस्क्रिप्ट में बोलते हैं, ऊपर लगाते तो उसको सुपर स्क्रिप्ट में बोला जाता है। तो सबस्क्रिप्ट में यहां पर 2 1 लगा हुआ है, इसका मतलब है पहली वस्तु, 1 नंबर की जो वस्तु है वो 2 नंबर की वस्तु पर बल लगाती है तो उसको F21 वेक्टर से पुट करेंगे। तो पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो स्टेटमेंट है, वो जो तथ्य है वो मैं यहां पर आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूं कि यहां पर ये एक जो बल है वो तो है क्रिया, और दूसरा जो बल है वो है दोस्तों प्रतिक्रिया। तो यहां पर इन दोनों का जो रिलेशन है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि पहली वस्तु के द्वारा दूसरी पर लगाया गया बल, दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। यदि मैं इन दोनों का मोड ले लूं यहां पर, तो मोड ले लेंगे तो F12 बराबर आ जाएगा F21, तो इसका मोड लेंगे तो F12 आ जाएगा, इसका जब मोड लेंगे तो F21 आ जाएगा। तो दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु के द्वारा दूसरी पर लगाए गए बलों का परिमाण समान होता है। यहां से हम इसको इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, F12 का केप बराबर होता है F21 का केप। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है, F12 की और F21 की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है, परिमाण इनका एकदम समान होता है, परिमाण समान। तो ये लिखा है हमने, प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये वाला जो तथ्य है वो तो विपरीत दिशा को बता रहा है, ये इसके समान परिमाण को व्यक्त करता है दोस्तों। तो प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और यही है गति का तीसरा नियम, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ तथ्य और हम यहां पर देखने वाले हैं। तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है, क्रिया व प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। इसका मतलब हो गया कि दोनों एक ही वस्तु के ऊपर कार्य नहीं करती हैं। हालांकि कुल जो नेट बल होता है वो शून्य होता है। पहली जो निकाय है उसमें पहली वस्तु के द्वारा दूसरी पर, दूसरी वस्तु के द्वारा पहली पर लगाए गए बलों का जो कुल योग है वो शून्य होता है, बट किसी एक वस्तु पर लगने वाला बल शून्य नहीं होता है। यहां से ये बात स्पष्ट हो गई है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है, पहली के द्वारा दूसरी पर, एक तो दूसरी वस्तु पर लग रहा है, फिर दूसरी के द्वारा पहली पर लग रहा है। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ये क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर ये कार्य करेंगे दोस्तों। इसके साथ में यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो वस्तुएं हैं वो भिन्न भिन्न वस्तुएं होती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल लगाती है, और दोनों वस्तुओं का संपर्क में होना जरूरी नहीं है, संपर्क में हो भी सकती है और नहीं भी, कि जैसे पहली वस्तु दूसरी पर बल लगा रही है या दूसरी पहली पर बल लगा रही है, तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो भी सकती है और नहीं भी। तो क्रिया प्रतिक्रिया करने वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, एक दूसरे के संपर्क में हो, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। यह यदि संपर्क में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि किसी पिंड को यदि हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया तो उस पिंड तथा पृथ्वी के मध्य
क्रिया तथा प्रतिक्रिया होगी, बट जो बल काम करेंगे वो दोनों एक दूसरे की वस्तुओं पर काम करेंगे, बट दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होगी दोस्तों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित थे, रिलेटेड थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर चर्चा करेंगे और उन एग्जाम्पल्स के जरिए हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम को यहां पर समझने वाले हैं। उदाहरण हम देखेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम पहला जो उदाहरण है वो क्या है, देखिए दोस्तों, पहला जो उदाहरण है तैराक का हम उदाहरण ले रहे हैं। देखिए इस उदाहरण को आप अच्छे से समझ लेंगे, मैं अब यहां पर ज्यादा कुछ तो पुट नहीं करवाने वाला हूं। जो तैराक जब पानी में तैर रहा होता है तो वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। देखिए जब तैराक को आगे की ओर तैरना होता है तो वो पानी को पीछे की ओर धकेलेगा, तो तैराक पानी पर बल लगाएगा, पानी तैराक पर बल लगाएगा। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत बराबर परिमाण में होता है। इसलिए दोस्तों यदि किसी को आगे बढ़ना है तो वो पीछे वस्तु पर जैसे पानी पर धक्का लगाएगा, तैराक इसी प्रकार के क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर कार्य करता है। तो पानी पीछे धकेलेगा तो जो तैराक है वो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। जैसे फिर हम बात करते हैं दौड़ने वाला या चलने पर या धावक की यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों, दौड़ते समय जो धावक है वो पृथ्वी की सतह पर पीछे की ओर धक्का मारता है। देखिए दोस्तों, जो धावक होता है वो पीछे की ओर धक्का मारेगा, तो जो पृथ्वी का सरफेस है वो उसको आगे की ओर धक्का मारता है और उसी धक्के की वजह से ही जो धावक है वो दौड़ पाता है। तो जो धावक या जो व्यक्ति होता चलते समय है वो पृथ्वी पर पीछे की ओर धक्का मारेगा और पृथ्वी उस पर आगे की ओर धक्का मारते तत्पश्चात वो आगे बढ़ पाता है दोस्तों। तो यहां पर जो धावक है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से कार्य करता है। इसके साथ में जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स लूं कि जैसे हमारे पास में कोई बोट, छोटी मोटी बोट है, नाव है दोस्तों, और जब कोई व्यक्ति इस बोट से बाहर की ओर छलांग लगा रहा होता है, ये कोई व्यक्ति है बाहर की ओर छलांग लगा रहा है, तो इस बोट के ऊपर ये पीछे की ओर धक्का मारेगा, बोट इस पर आगे की ओर धक्का मारेगी। देखिए इस स्थिति में आप देखेंगे कि किनारे पर खड़ी है बोट, जब बोट पीछे की ओर जाएगी तो ये आगे की ओर आएगा। जब इसमें बोट में से ये व्यक्ति कूदता है तो बोट पीछे की ओर गति करेगी, क्योंकि व्यक्ति इस पर पीछे की ओर धक्का मारता है। व्यक्ति आगे की ओर आएगा क्योंकि बोट उस पर आगे की ओर बल लगाती है, फोर्स लगाती है। तो यहां पर भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। क्रिया ये व्यक्ति इस नाव पर करता है, नाव इस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया करती है, तत्पश्चात ये आगे की ओर बढ़ेगा। दोस्तों मैं यहां पर कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं, उन एग्जांपल्स को हमारे को यहां पर समझना है। मैंने यहां पर आप लोगों को 3 एग्जांपल बता दिए, ये पहला तैराक का, दूसरा धावक का और तीसरा नाव से कूदते समय। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर और ले रहा हूं जो हमारे व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड है। जैसे हम यहां पर दोस्तों लेकर चल रहे हैं कमानी तुला, कमानी तुला या कमानी जो स्प्रिंग है उसकी बात कर रहे हैं हम। हमारे पास में जैसे ये कोई स्प्रिंग है, मैं यहां पर एक स्प्रिंग ही ले लेता हूं। इस स्प्रिंग से यदि हम हाथ से जोर लगाते हैं तो हम इसके ऊपर नीचे की ओर बल लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग हमारे हाथ पर ऊपर की ओर बल लगाएगी। ये हम महसूस भी कर सकते हैं, जब जैसे ही इस स्प्रिंग को नीचे दबाएंगे दोस्तों, ये स्प्रिंग हमारे हाथ को ऊपर की ओर दबाती है। हमने इस स्प्रिंग पर क्रिया की तो स्प्रिंग हमारे हाथ पर प्रतिक्रिया करती है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत होती है और क्रिया तथा प्रतिक्रिया का परिमाण समान होता है। तो कमानी तुला के ऊपर जब आप बल लगाओगे तो कमानी तुला भी आप पर बल लगाएगी, क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया होगी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं दोस्तों हमारे दैनिक जीवन के अंदर जिनके अंदर हम जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती है। जो बल होता है क्रिया तथा प्रतिक्रिया वो दृश्यमान भी नहीं होते, हमारे को पता भी नहीं लगता। जैसे यहां पर हम बात करें कि ये तो है पृथ्वी और ये है कोई, ये जैसे इसको हम पृथ्वी समझ लें कि ये हमारे पास में पृथ्वी है और ये कोई पिंड है, पिंड कह दीजिए, वस्तु कह दीजिए।
तो देखिए दोस्तों, इस पृथ्वी तथा पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करेगा? गुरुत्वीय बल काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो पृथ्वी इस पिंड को अपनी ओर खींचेगी, ये जो पिंड है वो भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। देखिए दोस्तों, समझ लेंगे यहां पर, पृथ्वी के द्वारा पिंड पर बल लगता है, पिंड के द्वारा पृथ्वी पर भी बल लगता है। ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो फिर भी लेकिन क्रिया तथा प्रतिक्रिया होगी। यहां पर हमारे को यह तो दिख जाता है कि पृथ्वी इस पिंड को खींच रही है और पिंड इसके ऊपर आकर गिर जाता है, और बट पिंड भी क्या पृथ्वी को खींच रहा है? इसका जो प्रतिक्रिया बल होता है वो हमारे को दिखाई नहीं देता। वास्तव में दोस्तों, प्रतिक्रिया बल यहां पर भी काम करता है, बट जो पिंड के द्वारा पृथ्वी को अपनी ओर खींचा जाता है वो होती है नगण्य, न के बराबर, और वो हमारे को दिखाई भी नहीं पड़ती, महसूस भी हम उसको नहीं कर पाते हैं। हालांकि यहां पर भी दोस्तों क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल काम करेंगे। दोस्तों ये सुनिश्चित है, 100% यहां पर भी क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल काम करेंगे। एक अकेले बल का अस्तित्व ही नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें ही आप समझ लेंगे कि विलगित बल असंभव है। विलगित बल संभव ही नहीं है। विलगित बल का मतलब है अकेला कोई बल काम नहीं कर सकता। विलगित बल असंभव है दोस्तों, विलगित बल कार्य ही नहीं करता, अकेला बल संभव नहीं है। अर्थात जो बल होते हैं वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में पाए जाएंगे, युग्म के रूप में लगेंगे, जोड़े के रूप में ये काम करते हैं। और ये जो बल होते हैं वो दृश्यमान भी हो सकते हैं, कई बार दिख जाते हैं, जैसे इस नाव पर इधर की ओर और नाव के द्वारा व्यक्ति पर इधर की ओर। बट यहां पर ये जो बल है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। यहां पर क्रिया दिख रही है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दिख रही। दोस्तों कुछ ऐसे एग्जांपल्स की भी हम यहां पर बात करेंगे दोस्तों, जिसमें हम क्रिया तथा प्रतिक्रिया को दोनों को ही नहीं देख पाते, दोनों को ही महसूस नहीं कर पाते। अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम क्रिया प्रतिक्रिया कुछ और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई टेबल है, इसके ऊपर हम एक बुक रखेंगे। ये हमारे पास में जैसे कोई किताब है, ये यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो किताब है वो स्थिर अवस्था में है, ये बुक है वो स्थिर अवस्था में है, जबकि इस किताब के ऊपर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है दोस्तों। तो ये जो क्रिया हो रही है वो हो रही है किताब के द्वारा हो रही है टेबल पर। टेबल के ऊपर क्रिया हो रही है, किताब से एक टेबल पर हो रही है। तो ये जो टेबल है वो किताब के ऊपर भी बल लगाएगी, इससे ऊपर की ओर एक बल लगेगा, ठीक ऊपर दिशा में एक बल काम करता है, जिसको हम प्रतिक्रिया बल कहेंगे। और जो प्रतिक्रिया यहां पर बल होगा वो इस किताब पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होगा, किताब के द्वारा टेबल पर लगने वाले क्रिया के बराबर होगा। डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। जब वस्तु यहां पर स्थिर अवस्था में होती है तो हमें महसूस नहीं होता कि इस किताब पर कोई क्रिया या प्रतिक्रिया हो रही है। बट दोस्तों यहां पर ये जो बुक है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे ये बुक है वो इस टेबल पर बल लगाती है, क्रिया करती है। तत्पश्चात ये जो टेबल है वो इस बुक के ऊपर भी प्रतिक्रिया बल लगाती है। दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे विपरीत होने की वजह से ये जो निकाय है वो गति नहीं करता, दोनों ही स्थिर अवस्था में मौजूद है यहां पर। तो ये था गति का तृतीय नियम। इसमें बहुत सारे जितनी भी घटनाएं होती है तो बल के तत्पश्चात एक प्रतिक्रिया बल अवश्य काम करेगा, क्रिया के पश्चात एक प्रतिक्रिया अवश्य ही काम करती है। कुछ एग्जाम्पल हमने यहां पर देखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे और देख सकते हैं। बंदूक से गोली दागते समय गोली आगे की ओर गति करती है, तो जो बंदूक है वो पीछे की ओर गति करेगी, और गोली जब आगे निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर गति करती है। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। इसके साथ में जैसे रॉकेट नोदन, रॉकेट के अंदर धुआं नीचे जाएगा तो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है दोस्तों। और जो
बोटिंग होती है तो उसके अंदर भी यहाँ आपने देखा होगा दोस्तों, जो नाविक या कुछ पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तब नाव है वो आगे की ओर बढ़ती है। तो ये जो सब एग्जाम्पल्स हैं वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।